हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज। तो फर्स्ट प्रश्न है, बोलने की क्षमता मानव की एक अजीब विशेषता है, कैसे? ठीक है, जो हम बोलते हैं, अपने सामने वाले व्यक्ति से बात विचार विमर्श करते हैं, वो हमारी एक विशेषता है और वो भी एक अजीब विशेषता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो उत्तर है, मानव में बोलने की क्षमता उसकी एक अजीब विशेषता है, क्योंकि वह संचार प्रक्रिया जिसे मनुष्य सांस्कृतिक प्रकृति करता है वह अपेक्षाकृत सरल तथा अधिक स्थायी कर देता है। इस शक्ति द्वारा मानव अपने पूर्वजों से ज्ञान को अगली पीढ़ी को प्रदान करने में सफल हुआ। इसके अतिरिक्त विषय बोलने की शक्ति उच्च बुद्धि पर निर्भर करती है, जो केवल मानव रूपी प्राणियों के पास ही है। ठीक है, अन्य पशुओं के पास नहीं। चाहे पशु पक्षी जैसे तोता मैना आदि शब्द को दोहरा सकते हैं, परंतु मानव के भांति अपने बोली को विचार को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, और यह काम मानव आसानी से कर लेता है। जो मानव है, जो उसकी विशेषता है, जो हम बोलते हैं, वो हम अपना ज्ञान अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। इससे हम अपने बौद्धिक विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, पर पशु ये नहीं कर सकते, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। पर हाँ, वो जैसे तोता मैना कुछ पक्षी हैं जो हमारे शब्द को दोहरा सकते हैं। ठीक है, वो विचार व्यक्त नहीं करते, हमारे शब्द कुछ दोहरा सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम आपस में बोल कर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, ये हम आसानी से कर लेते हैं, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होता है, हम अपने सांस्कृतिक प्रगति करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो मनुष्य में काटना तथा कपड़ा बनाना कैसे सीखा? अब मनुष्य ने तो बोलना सीख लिया, अब उसके अंदर धीरे धीरे विचार आएंगे, तो वो धीरे धीरे सोचेगा कि हम कपड़ा भी बनाएं, कपड़ा भी पहने, शरीर को भी ढकें। ठीक है, तो उत्तर है, नवपाषाण काल से पहले मानव ना तो नागा घूमता था या पेड़ों की छाल अथवा पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकता था। ठीक है, परंतु कृषि की खोज ने मानव को रुई तथा सन उगाने के योग्य बनाया। इन्हीं के रेशों से उसने कपड़े बुनकर पहनना आरंभ कर दिया। इसी काल में मानव ने पशुपालन भी पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया, और उसने कपड़े पहनने के लिए भेड़ों से ऊन प्राप्त करना भी प्रारंभ कर दिया। फिर उसने अपनी आवश्यकता अनुसार काटने के लिए तकली एवं तकुए तथा बनाने के लिए कड़गे आदि का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में मानव ने हड्डियों से कपड़े सिलने की सुई भी बना ली। तो नवपाषाण काल में पहले जो लोग थे वो नागे नहीं घूमते थे, वो पेड़ की छाल या मनुष्य की मतलब जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पर धीरे धीरे उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ना खेती से रुई, भेड़ों से ऊन लेना प्राप्त कर शुरू कर दिया। फिर ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे तकली तकुए जैसे इन सब का आविष्कार किया, जिससे वो अपने ऊन को, रुई को कपड़े में बदल सके। ठीक है, और फिर जब दो कपड़े बन गए तो उन्हें जोड़ने के लिए जानवरों की हड्डियों से सुई बनाया, जिससे दो कपड़ों को सिला जा सके। ठीक है, ये मानव ने नवपाषाण काल में किया। ठीक है, इसी तरीके से मानव ने कपड़ा बनाना और काटना सीख लिया था। फिर आता है तीसरा प्रश्न, जीवाश्म शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, जब पुराने जानवर, पौधे, जानवर या मनुष्य के अवशेष जो काफ़ी समय के पश्चात पत्थरों के रूप में बदलकर किसी चट्टान में समा जाते हैं, तो उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। यह अवशिष्ट लाखों वर्षों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। जो भी जीवाश्म होता है, कहीं भूकंप आता है या कोई आपदा आती है,
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, पेड़ पौधे, जानवर वहाँ पे रह जाते हैं, मर जाते हैं, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो वो लाखों वर्षों तक पड़े होने के कारण धीरे 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 सड़ गल कर वो एक चट्टान में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न, आदि मानव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता था। अब उन्होंने अपना बोलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया, कपड़े काटना, रुई से कपड़ा बनाना सीख लिया, जानवरों की हड्डियों से सुई बनाना सीख लिया। अब देखते हैं, अब जो आदि मानव थे वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे। ठीक है, तो उत्तर है वह पेड़ पौधे से कंद मूल, फल और बीज बटोरकर या जानवरों का शिकार कर कर अपना पेट भरता था। दूसरे द्वारा मारे गए प्राणियों का मांस खाकर अपना पेट भरता था। जो भी आदि मानव थे वो प्रकृति के पर निर्भर थे। पेड़ पौधे से तो लेते ही थे, फल भी लेते थे, बीज भी बटोरते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे और अन्य प्राणियों को मारकर अपना पेट भरा करते थे। ठीक है, अब आता है चार्ल्स डार्विन कौन थे। तो उत्तर है चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे जिसने 1854 में छपी अपनी पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह दलील दी कि मानव बहुत पहले जानवर से ही अकर्मक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। जो चार्ल्स डार्विन थे वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें दलील दी कि जो मानव है वो पहले जानवर था, फिर वो जानवर से विकसित होकर मानव में आया है, मानव निर्मित हुआ है। ठीक है, वर्तमान रूप में। तो उनका मानना ये था, मतलब मानना नहीं था, उन्होंने दलील दी थी इस बुक में, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अब आता है छठा प्रश्न, प्राइमेट से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में बानर, लंगूर और मानव आते हैं। वैज्ञानिक का ऐसा अनुमान है कि इसका सबसे पहला उद्भव अफ्रीका और एशिया में हुआ। जो एक स्तनपायी प्राणी है वो एक बड़ा समूह है और उस समूह में भी एक उपसमूह है। ठीक है, जिसमें लंगूर, बंदर, मानव आते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सबसे पहला उद्भव कहाँ हुआ था, अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, तो यही होता है हमारे प्रश्नों का एंड। सो थैंक यू।